हाँ, तो आज हम फार्माकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड कोलिन। कोलिन मीन एक न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरॉन जो कि विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन अपना मैसेज कन्वे करेगा। वो ड्रग जो हम जब बॉडी में को देंगे तो उसके रिस्पॉन्स में एसिटाइल कोलिन लेके जाएगा मैसेज। उन ड्रग्स को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। रिपीट करो, एक्शंस फॉर्म ड्यू टू एसिटाइल कोलिन। हमने लास्ट फार्मा के टॉपिक में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो एक्शन जो कि एसिटाइल कोलिन की वजह से फॉर्म होगा उसको हम कोलिनर्जिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसके ड्रग्स को हम बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, हम इसका एक शॉर्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हमने अपनी मेडिटेशन में पढ़ा है कि न्यूरॉन्स और जो ये होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स कैसे मैसेज कन्वे करते हैं। वैसे मैंने वहाँ बनाया है, एक शॉर्ट सा बस बना रहा हूँ, बल्कि नेक्स्ट समझाता हूँ। अच्छा, आप लोगों को शायद याद हो कि ये पूरा एक न्यूरॉन है, ये मैसेज कैसे कन्वे करता है वो हम देखेंगे। एसिटाइल कोलिन कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे। ये एक जो न्यूरॉन है, इसके इतने पार्ट को हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये साइनेप्टिक जंक्शन है, यानी कि ये वाला जो है ना, ये जो दरमियान वाला पार्ट है, यहाँ पे सारी फॉर्मेशन, यहाँ पे सारे एक्शंस, यहाँ पे सारे रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। तो इस रीजन को हम बोलते हैं, नाम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। ये बाद में रेज कर दूंगा, ये सिर्फ एक जनरल से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जहां से ये कोलिन बनेगा और आएगा, उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। ये जहां पे आके ये न्यूरॉन अटैच होगा, जहां पे रिसेप्टर्स पड़े होंगे, जहां पे आके न्यूरॉन अटैच होगा ना, उसको बोलेंगे हम पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट का मतलब पता है ना कि बाद वाला हिस्सा। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक बोलेंगे। अब इसको शॉर्टली बस यही बस एक्स्ट्रा है, बाकी और भी इसके ये देखो, ये जंक्शंस हैं, मेम्ब्रेन है, इसको इस वाले पार्ट को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक जंक्शन। जंक्शन मींस कि जहाँ के एंड हो रहा होता है, जहाँ पे जिस तरह रेलवे में हम कह रहे होते हैं जहाँ पे जंक्शन, जहाँ पे चेंजिंग हो रही है। ठीक है, इस तरह ये वाली जंक्शन है, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन। इस तरह और भी चीजें हैं। ये मेन एक था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूरॉन के बारे में। अब हम कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती कैसे है ये पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में था कोलिन, सिंपल कोलिन। ठीक है, कोलिन जाके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से यहाँ से सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू ना एंटर होगा। अब सोडियम पोटेशियम चैनल को कैसे एंटर हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसने अब्जॉर्ब होना है इनटू द न्यूरॉन। यहाँ पे जाके ये है ना, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक दफा बताऊंगा, याद रहे। ठीक है, वरना जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको मैं हाईलाइट करूंगा। कोलिन जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलेगा और जाके एसिटाइल कोलिन बना देगा। कोलिन जाके एसिटाइल कोएंजाइम से इनवर्ड ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाके मिलेगा और एसिटाइल कोलिन बना देगा। एसिटाइल यहाँ से आएगा, कोलिन ये होगा, ये दोनों मिला के एसिटाइल कोलिन बना देगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। याद करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल कर देंगे। ये ठीक है, अपना मुझे ये इतना को आता ना, अपना ठीक देख ठीक काट देगा ना बीच में। हाँ, काट देगा। अच्छा, ये जो हम बात के कर रहे हैं कि एक यहाँ पे एक एंजाइम है, वैसे अगर याद रखना है तो याद रखना है उस एंजाइम को। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि कोलिन जाके एसिटाइल को एक एंजाइम से मिलेगा, एसिटाइल कोलिन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज
बाकी वो ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से ये बनाएगा। पता है ना, हर एक रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है। सो ये जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना, अब इसको हमने सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू ना, ये जो जंक्शन है, इस मेम्ब्रेन से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। हम यहाँ पे कैल्शियम के चैनल को ओपन कराएंगे, कैल्शियम अंदर आएगा जो कि इस पर प्रेशर डालेगा, यहाँ से एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अगेन रिपीट करता हूँ, कोलिन था हमारा पड़ा हुआ, कोलिन एसिटाइल को एक एंजाइम से मिला और एसिटाइल कोलिन बना दिया जो कि हमें चाहिए, जिसका बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोलिनेटिक ड्रग्स। एसिटाइल कोलिन ने बाहर आना था तो वो कैल्शियम चैनल, जब कैल्शियम अंदर आएंगे और एसिटाइल कोलिन को पुश करेंगे और वो यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे और एसिटाइल कोलिन विद द हेल्प ऑफ, शॉर्टकट जा रहा हूँ, इसमें डिटेल है काफ़ी बट हमें वो नहीं चाहिए। एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया। अब हम उस दिन रिसेप्टर्स पढ़ रहे थे कि यार एसिटाइल कोलिन आएगा, वो आके रिसेप्टर पे मिलेगा, फिर आगे वही प्रोटीन सिंथेसिस होगी और जाके वो अपना वो जो इफेक्ट है वो डालेगा। अब यही चीज सारी मेन है कि यहां से ये एसिटाइल कोलिन आया और जाके रिसेप्टर पे बाइंड किया और अपना काम किया। समझ आई? ये यहां से बाहर निकला, इस पे जाके रिसेप्टर्स पे ये जुड़ा, रिसेप्टर्स आगे जाके प्रोटीन बन, डीएनए में जाके सेल के इनसाइड जाके डीएनए में जाके मॉडिफिकेशन हुई, वो जाके उसने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन ने आगे जाके मैसेज कन्वे कर दिया। ओके, ठीक है, बस यही चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, बाकी मैं आगे बता। हाँ, एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूँ। अब हम जो कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, उनका काम क्या होगा? उनका बेसिकली काम ये होगा कि वो जाके ये एसिटाइल कोलिन की मिकदार को या तो बढ़ाएंगे या फिर उनकी यहाँ पे मिलाना, यहाँ पे जाके अटैच करवाने की पावर को इंक्रीज करेंगे, उनको उनकी जो कह लो कि पोटेंसी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले। हम ड्रग्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हम ड्रग एसिटाइल कोलिन जब बाहर से ये ड्रग्स देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, वो जाके यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे, इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करेंगे, आसान वर्ड में, ठीक है। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ टाइप्स के एंजाइम्स पड़े होते हैं, कुछ टाइप के एंजाइम्स पड़े होते हैं जिनको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसेस। ये याद रखनी। कौन से एंजाइम पड़े होते हैं? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसेस। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसेस जो से है ना, इनका काम क्या होता है? जब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आया, ठीक है, इन्होंने काम क्या करना होता है? ये क्या करते हैं, ये जाके एसिटाइल कोलिन इनको इनहेबिट करते हैं, यानी कि इनको आगे जाने नहीं देते, ठीक है, इनको तोड़ देते हैं दो में, एसिटाइल में और कोलिन में। ये एसिटाइल रिमूव हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और यही कोलिन बैक आके यहाँ पे दोबारा वही साइकिल रिपीट होता है। समझ आई? इनका काम क्या होता है कि इनको इनहेबिट करना, इनको रोक देना। जो ज्यादा होगा, हाँ, ज्यादा होगा, या ऐसे कह ले कि इनका काम ये होगा कि यार इनको इनकी एक्टिविटी जब फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, यानी कि जब ज्यादा एसिटाइल कोलिन हो गए हैं, हमारी बॉडी को अब नहीं चाहिए उनको एक्स्ट्रा, तो उनको बैक ले जाए, ठीक है। अब हमारे पास इनके कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स ये पढ़ाने का, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ाने का मकसद ये है कि ये रिसेप्टर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में पड़े होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन। इन रिसेप्टर्स पे ये कोलिनर्जिक जब ये इफेक्ट करते हैं ना, जब ये आके वर्क करते हैं, तो वो फिर जो आगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज देती हैं। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बस ये एक हल्का सा रट्टा लगा लो, ठीक है, समझ लो, लेकिन रट्टा ज़्यादा बेटर है इसमें। ये याद रखना, दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक। दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक, ठीक है। मस्कुरेनिक आगे से 5 टाइप के,
इसमें कोई समझने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये M1, M2, M3 कहाँ होते हैं। M4, M5 को छोड़ दो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली M1, M2, M3। और निकोटिनिक में दो है, NM और NN। अब M1 जो से होते हैं ना, ये गैस्ट्रिक स्टमक में, ठीक है, GIT में, स्टमक में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ मसल्स में भी होते हैं। एंड गैस्ट्रिक याद रखो। M2 जो है वो कार्डिक, याद रखने हैं। M2 जो से होते हैं वो कार्डिक में होते हैं, M2 कार्डिक में होते हैं, M1 गैस्ट्रिक में होते हैं, M3 आइज में, लंग्स में, GIT में, और हमारे स्वेट, ये सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स में। ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैंने उस दिन एक चीज़ पढ़ाई थी, तो उन्होंने वो पढ़ी थी, GQ और GI क्या होता है, GQ प्रोटीन और GI प्रोटीन्स क्या होती हैं, पढ़ी थी, याद है? हाँ, GQ GI। ओके, हल्का सा स्लाइड सा उसमें बताऊंगा, टेस्ट नहीं है ये। GI पे पहले आते हैं। GI का काम क्या था? इनहिबिशन करना। अब देखो एक चीज सोचो, अगर कार्डिक पे GI प्रोटीन्स वाले इनहिबिटर्स हैं M2, इसका मतलब क्या है कि जो हाई ये कार्डिक की हार्ट रेट को क्या करेगा, जो इंक्रीज होगा उसको डिक्रीज करेगा। ये कार्डिक की हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ लगी? हाँ, ये कार्डिक का इनहिबिशन है ना, हाँ, GI है तो वो डिक्रीज कर डिक्रीज देगा, करेगा। ठीक है, डिक्रीज कर देगा। बस यही चीज याद रखो, ज़रा डीप ना जाओ, बस ये ध्यान रखो। GQ का काम मैंने उस दिन बताया था, कैल्शियम के रिलेटेड, ठीक है, कैल्शियम के रिलेटेड GQ का मैंने काम बताया था, ठीक है, कैल्शियम के रिलेटेड। इसका मतलब ये है, उसने मैंने ये बताया था, लेकिन ये चीज आपको याद नहीं होगी, कि ये सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। हाँ, ये थोड़ा सा बस जेहन में बैठा लो, रिपीट इतनी दफ़ा होगा कि आप लोगों को याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, बस ये हल्का से याद रखो। GQ दोबारा ये वाला पेज रिवाइज करता हूँ once again. Cholinergic drugs actions found due to acetylcholine. First of all, we have to see that neurons there is presynaptic neuron and postsynaptic neuron. In presynaptic neuron, choline is entered into the presynaptic one, and here it is attached with the acetyl-CoA enzyme with the help of acetylcholine transferase enzyme, and then it forms the acetylcholine. Here, due to the calcium channel open and calcium enter into the presynaptic neuron, and which causes the acetylcholine to move into the synaptic cleft. In synaptic cleft, there is a presence of postsynaptic junction or membrane where receptors are present. Acetylcholine have to attach to that receptor and perform their activity. Done. Also, on the junction there are present of acetylcholine esterase enzyme which inhibits the action of acetylcholine and destroy them into acetyl and choline. The acetyl is destroyed and choline is converted, goes back to the presynaptic neuron, and where it again come into the cycle. That's all clear? Now we have to go to the cholinergic receptors. There are two types of cholinergic receptors, muscarinic and nicotinic. Muscarinic, here we discuss 5 receptors, M1, M2, M3, M4, M5. M4 and M5 are present in the CNS, in the central nervous system, but we will not discuss here, we will discuss in further topics. M1, M2, M3 are basic and important in this topic, and we have to say that M1 is present in the gastric as well as smooth muscles. M2 is present in cardiac. Remember, this is so important, we have to discuss it further in detail, but not today, in tomorrow class. M3 are present in eye, lungs, GIT, sweat and salivary glands. Moreover, M1 and M3, here is the presence of GQ protein, and M2 here is the presence of GI proteins. Skip that, nicotinic receptors, we will discuss tomorrow that in detail. Just remember that nicotinic have two types, NM and NN. NM is present for the muscle contraction, responsible for the muscle contraction. Here is no space, that's why I write it. Muscle contraction, NN is present for CNS and ganglion. We will discuss it in detail.
अब हम आ जाते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। एक मस्करिन प्लांट था, उसकी वजह से मस्करिन चला, मस्करिन रिसेप्टर वहीं से चलते आए। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग का हम मतलब समझेंगे यहाँ से। डायरेक्ट एक्टिंग वो होंगे जो कि यहाँ पे आके डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। हाँ, इंक्रीज करेंगे, अच्छा, डिक्रीज नहीं करेंगे। हम अभी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़े, हम एंटी कोलिनर्जिक नहीं पढ़े। है। और जब एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे ना तब यही ग्राफ होगा। सिर्फ उसमें क्या होगा कि भाई ये एंजाइम नहीं बनने दे रहे होंगे, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो कि ये एंजाइम नहीं बनने दे रहे, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे आके वो यहाँ पे डायरेक्ट आके मिल रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं रिसेप्टर्स को, एसिटाइल कोलिन को यहाँ नहीं मिलने दे रहे, इसकी वजह से कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। ये सब पढ़ेंगे हम एंटी कोलिनर्जिक में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक में हम वो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे रिसेप्टर पे जब बाइंड करे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिले। या कोई ऐसी वजह हो सकती है कि ये बाहर ना निकल पा रहे हो, इन पे वर्क कर रहे हो, इसको बाहर आने के लिए आगे सारे परफॉर्म को, यानी कि कह लो कि पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है हमारे न्यूरॉन को, एसिटाइल कोलिन को, ताकि वो अपना परफॉर्म करे एक्शन। ये हो गया डायरेक्ट वर्क ऑन रिसेप्टर, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट वर्क ऑन रिसेप्टर। समझ लग रही है? इनडायरेक्ट का मतलब ये है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ड्रग है, मैं उसका क्या करता हूँ, मैं उस ड्रग को देता हूँ और वो एसिटाइल को इसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो व्हाट हैपन विद द न्यूरॉन? वो डिक्रीज इंक्रीज होगा, मतलब कि नो, जब इसको डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगी एक्टिविटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की? इंक्रीज हो जाएगी कि वो वापस लेके जाने नहीं क्योंकि है। जब इसका काम क्या था कि वापस एंजाइम लेके जाने कोलिन को तोड़ना, हाँ। जब ये कोई ऐसा ड्रग होगा जो इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की मिकदार हाई होगी, हमारे हाँ, पास एक्शन ज्यादा हाई मिलेगा। हाँ। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में इनडायरेक्ट एक्टिंग वो होंगे इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेजेस। ये एंजाइम पे एक्ट करेंगे ये डायरेक्ट। एंजाइम एक्ट करेंगे। सही। समझ लगी? हाँ। ये दो टाइप्स के हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स आ गए। हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं जो आज का टॉपिक है, वो सिर्फ हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि डायरेक्ट एक्ट हो रहे हैं ना, हाँ, सिर्फ वो पढ़ेंगे। ओके होगा। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो से है ना, उसमें भी दो टाइप्स हैं। 5 बेसिक हमने ड्रग पढ़ने हैं, 5 बेसिक ड्रग्स पढ़ने हैं, ओनली 5, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस टाइम, किसी ना किसी जगह पे यूज हो रहे हैं, किसी ना किसी डिजीज में यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज में यूज हो रहे हैं। इसमें याद कर लो, एक जो सा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो कि हर वक्त याद होना चाहिए, बथेनिकोल। ये एक बथेनिकोल और एक पाइलोकार्पिन, ये हर वक्त याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उठते बैठते सोते जागते हमें पता होना चाहिए, कोई भी ऐसे डिजीज है हम फौरन पहुंचे, ये इसका फलानी टाइप का इसका ये काम है, ये यूजेज है, यहाँ पे कंटेंट इंडिकेशन है, यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्टली हम शुरू से शुरू करते हैं। ये मैंने MNN यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये कोलिन एस्टर्स मतलब ये है कि ये कोलिन की डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और ये अल्कलॉइड है, यानी कि पाइलोकार्पिन, अल्कलॉइड का मतलब ये है कि पाइलोकार्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ओके। इसका मतलब सिर्फ ये है, इस वजह से दो चीजों में डिवाइड किए, याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे ना। अच्छा, अब इस जो 4 है ना, जो कि कोलिन के ईस्टर्स हैं, इसमें से एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बथेनिकोल, ये 4 हैं, रट्टा मारना है, ठीक है। जब हम ये सारा टॉपिक पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जो ड्रग्स याद रखवाने होंगे ना, उनकी मैं एब्रीविएशन बना के लेके आऊंगा, लेकिन आज एक ही है, ऐसी क्या एब्रीविएशन बनानी, ठीक है, बना लेंगे, लेकिन एंड पे मैं बताऊंगा इसको इस तरह याद रखने हैं जब सारे ड्रग्स इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बथेनिकोल, हम इन चारों पर रखते हैं। पाइलोकार्पिन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सारे कोलिन के डेरिवेटिव्स हैं। एसिटाइल कोलिन, मेथाकोल और कार्बाकोल जो है ना, ये मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटी ये मस्कुरेनिक पे करते हैं, बट इनका सम इफेक्ट जो है वो निकोटिनिक पे भी जाता है। इसकी वजह ये है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों ड्रग्स है ना, ये इस टाइम वर्ल्ड वाइड यूज कम है।
हमें वो ड्रग चाहिए होता है जो स्पेसिफिक एक ऑर्गन पे इफेक्ट करे। हम कहें कि भाई दिल की धड़कन तेज करनी है तो वो स्पेसिफिक दिल की धड़कन करे, ना कि हमारे सीएनएस को जाके छेड़ा हो। इस वजह से आज के दौर में ये 3 ड्रग्स बहुत कम यूज हो रहे हैं। एसिटाइल कोलिन तो बिल्कुल ही कम यूज है, ये बिल्कुल ही कम यूज है, लेकिन इन दो जो ड्रग्स है ना, इनका कहीं ना कहीं यूज है, नीचे वाले दोनों का ये बिल्कुल ही कम यूज है। और इन दो ड्रग्स है ना कहीं कहीं है, कहीं कहीं बोथेनिकोल इज गुड। अब यू देखते हैं कहाँ कहाँ पे। और पिलोकार्बिनामाइड, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक तो ये चीज है कि इसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है, 5 to 30 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिटाइल कोलिन यहाँ से बाहर आया तो इसको सिर्फ 5 से 30 सेकेंड है आगे जाने के लिए, वरना इसको एसिटाइल कोलिन एस्टर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जब इतना थोड़ा टाइम होगा एक ड्रग के पास एक्शन करने के लिए, उसके अलावा उसका मस्कुरानिक पे भी है, निकोटीनिक पे भी है इफेक्ट, डिफ्यूज इफेक्ट है, यानी कि मस्कुरानिक पे भी कर रहा है, ये सारे ही वो को छेड़ है, तो फिर हम वैसे ड्रग को यूज नहीं करेंगे। हाँ, कोई ऐसा केस होता है कि भाई बाकी सारे ड्रग्स हमारे पास है ही नहीं है और ये और जान बचानी है, वहां पे यूज कर सकते हैं, बट ये आज के दौर में इम्पॉसिबल है। अब इसके अलावा एक इसका तीसरा जो है ना नेगेटिव इफेक्ट, वो ये है कि ये ना ही कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है, ब्लड में ये जा ही नहीं सकता, बहुत कम मिकदार में जाएगा, तो हमने इसको अपने जिस्म में डाल के क्या करना। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा में भी नहीं जा सकता। इसके अलावा स्टमक में जब हम खाएंगे, अगर ओरली लेते हैं, तो जब स्टमक में जो म्यूकोजा वॉल है वहां से अब्जॉर्प्शन होनी है, उसके अंदर भी नहीं जा सकता। सो इसका मतलब ये हुआ कि एसिटाइल कोलिन हमारे फार्मा में हम जस्ट एज अ नाम पढ़ेंगे, यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं, बोथेनिकोल। अब बोथेनिकोल के पास एक चीज एक्स्ट्रा है, इसके पास क्या है, एसिटाइल कोलिन है। बोथेनिकोल के पास इस एसिटाइल के बजाय ना क्या है, कार्बामेट, ठीक है, कार्बामेट है, एज वेल एज साथ इसके एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और साथ वही कोलिन है। समझ आ गई? बोथेनिकोल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इन 3 चीजों से मिलके बना है। अब इसका बोथेनिकोल को फायदा पता क्या है कि जो ये कोलिनेस्टेसिस एंजाइम है ना, जिन्होंने एसिटाइल कोलिन को तोड़ देना है, ठीक है, 5 से 30 सेकंड में, वो कार्बामेट को भी नहीं तोड़ सकते और मिथाइल को तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग लेंगे। इस मिथाइल की प्रेजेंस की वजह से ना इसका लाइफ स्पैन 60 मिनट तक चले जाएगा और ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो इट इज अ गुड ड्रग, ठीक है। अब क्या मैंने समझाया कि इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन है 60 मिनट तक, बिकॉज कार्बामेट प्लस मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस होता है इसमें। कार्बामेट फिर भी हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये टूटने नहीं देता। 60 मिनट तक इसकी रीअब्सॉर्प्शन ये आगे मूव कर सकता है, इसका लाइफ स्पैन है। ये लॉन्ग लाइफ स्पैन हो गया, मतलब अच्छा वर्क करेगा। अब बोथेनिकोल को मैंने आसान वर्ड में याद रखने के लिए बेथ से निकाला है। बेथ स्टैंड फॉर बी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर वक्त याद होनी चाहिए, एक बॉवल और एक ब्लैडर। बेथ 3B। बेथ एक्टिवेट्स मतलब हाई करता है, कंट्रैक्शन, एक्टिवेट करता है। बेथ बोथेनिकोल एक्टिवेट्स द बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रैक्शन कह लो। इसका मतलब ये हुआ, अब एक पेशेंट आया, ठीक है, वो कहता है कि भाई मुझे मेरे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिन की रिटेंशन है, यानी कि यूरिन पड़ा हुआ है, मुझे पेन हो रही है, लेकिन मेरा यूरिन का उसको तो नहीं पता कि कंट्रैक्शन नहीं हो रही है। तो एज अ डॉक्टर हमें पता है ना कि भाई ब्लैडर में इसकी कंट्रैक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं आ रहा। मतलब ये बात है, ये भी होता है कि स्टोन की वजह से भी। हाँ, ये बात आ गई, ये लिखी हुई है,
सही। एक सेकंड में इस पॉइंट पे आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिटेंशन का वर्ड का मतलब ये है कि यूरिन हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड है, और ठीक है, वो बाहर नहीं आ पा रहा, यूरिन के कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का मसला है। उस सूरत में हम अगर बथैनिकोल देंगे परफेक्ट वर्क करेगा। लेकिन एक चीज हमने ज़हन में रखनी है कि ब्लैडर शुड, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और एनीथिंग। ये ब्लैडर है यार, एकदम आधा कॉन्सेप्ट भी, ये ब्लैडर है, इन केस ये ब्लैडर है। अगर तो यहाँ पे स्टोन होगा प्रेजेंट और उस वजह से उसको यूरिन नहीं आ रहा और ऊपर से हम दे दें बथैनिकोल, तो व्हाट विल हैपन? ही विल रिमेंबर योर नेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर उसको हम स्टोन प्रेजेंट है, कोई भी चीज वहां पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से यूरिन आगे नहीं जा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो रही थी, हम उसको बथैनिकोल देंगे, वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा लेकिन यूरिन फिर भी आगे नहीं जाएगा, उसकी और तबीयत खराब होगी और इसकी वजह से हो सकता है उसका ब्लैडर रैप्चर कर जाए। सम पेशेंट में ये भी हो सकता है कि उसकी वो जो गोश्त नहीं कहते हैं कि मेरे वो बना हुआ है, जो क्या कहते हैं, ट्यूमर, क्या कोई वो यार गोश्त जैसा क्या होता है उसको कहते हैं, गेटी टाइप मांस जो होता है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो मांस बना हो तो उस वजह से भी उसका वो यूरिन का मसला हो। हाँ, फिर भी नहीं देंगे, स्वेलिंग की वजह से भी हो सकता है। हाँ, फिर भी नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कहना चाहिए भाई पहले जाके एक्सरे करा के आओ, हाँ। अल्ट्रासाउंड करा के आओ, ठीक है, फिर हम देखेंगे। अगर तो ऐसा नहीं है, सिर्फ यूरिन का मसला है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर हम पायलो ये बेसानिकोल देंगे, इट विल वर्क इन 16 मिनट्स, वो ठीक हो जाए। ओके हो गया। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हेन जीआईटी इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, सेम इज द केस विद द स्टमक, कि स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, यानी कि कह लो कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, स्टमक का अल्सर, ये पेप्टिक जूस है ये नहीं सही बन रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा स्टमक की वॉल्स, तो हम उस केस में भी बथैनिकोल देंगे, अच्छा वर्क करेगा। ब्लैडर इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, इसका क्या मतलब है? अक्सर जब हम ऑपरेट करते हैं ना, जीआईटी का ऑपरेट होता है, पोस्ट का मतलब ऑपरेशन करने के बाद, जब जीआईटी का ऑपरेट होता है ना, उसके बाद अक्सर पेशेंट्स को ना यूरिन नहीं आ रहा होता, ठीक है। उसकी वजह ये नहीं होती कि भाई स्टोन समथिंग आ गया, उसकी वजह ये भी होता है कि वहाँ पे ना कुछ देर के लिए पैरालिसिस आ जाता है। पैरालिसिस मीन्स कि वो किस्सा काम करना छोड़ देता है, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए हम बथैनिकोल देंगे, इट विल वर्क। सो ये इंपॉर्टेंट है चीज आ सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और इलिस का मतलब होता है पैरालिसिस और जीआईटी। ये दो वर्ड इसलिए मैंने ये इसकी टर्म यूज की है, ये टर्म यूज हुई है पेपर में ना। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि नहीं आगे जा रहा, वहां पे खड़ा है। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और इलियस पैरालिसिस ऑफ जीआईटी, इन यूजेस की वजह से हम बथैनिकोल देंगे तो वर्क करेगा, बट मेक इट श्योर नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैंने क्या पढ़ाया था, सीओपीडी वाले जो डायलेटर चाहिए होते हैं, ये क्या है? जीक्यू प्रोटीन जो इंक्रीज करता है, जीक्यू प्रोटीन क्या लिखा हुआ है? सेक्रेशन इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है। बस ट्रेनिंग पे वर्क कर रहा है। M3 में क्या आ रहे हैं? ये लंग्स आ रहे हैं। अब जिस बंदे को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिस बंदे के पहले ही ब्रोंकाई सुकड़े हुए हैं, उसको अगर हम ये दे देंगे, उसमें मजीद वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो तो ऑक्सीजन निकलेगी, मजीद बंद हो, वो मजीद बंद हो जाएगा। इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज सेम इज द केस विद द हार्ट के रेट और कम हो जाएगा, ज्यादा करेगा ना वो तो। हाँ, ऑक्सीजन जो उनसे लेवल है, ऑक्सीजन जैसे कम होगा तो वो डिजीज मजीद बिगड़ेगी, बिकॉज कार्डिक लेवल, कार्डिक की जो सी है वो हार्ट रेट कम करेगा ये। तो जिस बंदे को पहले ही हार्ट डिजीज है, जिस बंदे की पहले ऑक्सीजन में कम करेगा ज्यादा करेगा, कम करेगा। कोलिनर्जी का फैक्ट जो है ना, वो हार्ट पे M2 रिसेप्टर्स GI इनहिबिट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे बात आएगी ना, कोई लिखा हुआ है कि भाई फलाना बंदा है, इन चीजों के अलावा, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अलावा, फलाना बंदा उसको ये मसला है, ब्लड रिटेंशन हो रही है, तो वहां कर देंगे बथैनिकोल इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, ये चीज बस ध्यान में रखो। इसके में कार्डियक की समझ आ गई। आगे आ गया पार्किंसन डिजीज। हाँ, पार्किंसन डिजीज का के बारे में पूरा टॉपिक है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसका डोपामीन लेवल कम होता है और एसिटाइलकोलिन लेवल हाई होता है। डोपामीन क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, वी विल डिस्कस, बट यहाँ पे ये याद रखो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ये कंट्रोल कर रहा है शिवरिंग को, ट्रिमर्स को। ठीक है, अब एक बंदा है उसको पार्किंसन डिजीज है, उसका डोपामीन लेवल कम है, एसिटाइलकोलिन लेवल पहले ही हाई है, ऊपर से हम उसको एसिटाइलकोलिन वाला बेथानिकोल देते हैं तो उसके ट्रिमर्स और बढ़ेंगे कि नहीं। ये एक वजह है कि हम पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को भी बेथानिकोल नहीं देंगे। टू द दोबारा आते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, 60 मिनट है, किसकी वजह से है, कार्बामेट के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप को ये नहीं तोड़ पाता या वो डिस्ट्रॉय होने में टाइम लेता है, 60 मिनट लाइफ लॉन्ग। इस पे दो मेन चीजें हैं, बॉबल और ब्लैडर, इन पे इफेक्ट करता है, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूजेस कहाँ होगा, जब जीआईटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी टेंशन होगी या इलियस ऑफ द जीआईटी होगा, सर चीज़ों का बता रहा हूँ। बट हमने ऑब्स्ट्रक्शन रख लिया है कि किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज ये अच्छा इफेक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन इसमें करेगा नहीं ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन पेप्टिक अल्सर ना हो, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ना हो, इससे में हार्ट डिजीज ना हो और पार्किंसन डिजीज ना हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ये पेशेंट चीजें नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। हो गया। अब आते हैं आगे कार्बाकोल की तरफ। कार्बाकोल का बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि कार्बन मेट तो प्रेजेंट होता है बट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट मैंने पहले पढ़ा था जब तब आई थिंक 20 to 30 मिनट्स था, लेकिन ये एक इस टाइम इम्पोर्टेंट ड्रग नहीं है, इसका सिर्फ एक काम है, एक तो ये एम और एन बोथ पे वर्क कर रहा है। अच्छा, बेथानिकोल का को इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, ओनली वर्क ऑन द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। इन सारे डायरेक्ट एक्टिंग में सारे देखो स्टाइलकोलिन एम एन एम, मिथाइलकोलिन एम और दोनों पे वर्क कर रहा है, कार्बाकोल भी एम और दोनों पे वर्क कर रहा है, बेथानिकोल इज ओनली ड्रग विच वर्क ओनली ऑन द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। सो इस वजह से भी इसको इंपॉर्टेंस है और ये इस टाइम भी वर्किंग में है बेथानिकोल। सही। अब कार्बाकोल दोनों पे वर्क कर रहा है और इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी हाफ लाइफ में कमी है, एक ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये हमारी आई के, अब मैं आई को डिटेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये आगे हम आई डिटेल पढ़ेंगे। इधर सिर्फ एक चीज याद रख लो कि ये ग्लाइकोमा में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। अब सेकेंड लाइन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पिलोकार्पिन नहीं पड़ा तो उस सूरत में हम कार्बाकोल दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में ग्लाइकोमा का डिजीज ड्रग पूछा हुआ है और ऑप्शन में पिलोकार्पिन नहीं है तो हम फिर कार्बाकोल को टिक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर पिलोकार्पिन सेंसिटिव होंगे, यानी कि पिलोकार्पिन नहीं ले पाते होंगे या पिलोकार्पिन से रेजिस्टेंस हो गई होगी या कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से पिलोकार्पिन उनको अफेक्ट कर रहा है, तो उस पे भी हम पेशेंट पे भी कार्बाकोल ट्राई कर सकते हैं। ओके, बस ये चीज याद रख लो। ग्लाइकोमा में सेकंड लाइन, ग्लाइकोमा क्या है और ये किस तरह वर्क करता है उस पे वो सारा मैं डिटेल पढ़ाने के बाद दोबारा यहाँ पे एक दफा करूँगा। उसके बाद आ गया मिथाइल ये कार्बाकोल से भी एक ही चीज में यूज होते ग्लाइकोमा में बस। हाँ, कार्ब ओनली। इसका काम क्या है बेसिकली, कार्सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये दो की वजह से ग्लाइकोमा में हेल्प देता है। अब वो कैसे देता है वो पढ़ेंगे बुक जो। अब आते हैं हम मिथाइलकोलिन पे, द वन लास्ट कोलिन एस्टर्स, दिस वन, ये भी वर्क उसी पे दोनों पे कर रहा है, एम और एन पे। इसका भी सिर्फ एक ही काम है, कोई हम इस टाइम नहीं ले रहे लेकिन एक चीज चेक करने के लिए ये ले सकते हैं। क्या वर्ड क्या यूज हुआ है, ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। अब एक बंदा है उसको एस्थमा है, हमने चेक करना है कि इसको एस्थमा है कि नहीं है। नॉर्मली अगर मुझे ये देंगे ना मिथाइलकोलिन, हम इसको सिर्फ ओरली इनटेक करते हैं, ये स्प्रे का सांस मसला। अगर हम इसको मुझे देंगे ना तो मेरे ऊपर इतने वो जो ब्रोंकियल ट्री होता है ना, हमने जो वो पढ़ा हुआ लंग्स के अंदर जाके आगे ब्रोंकियल ट्रीज में बनाता है ऐसे ऐसे, फिर आगे वो जाके जो होता है, तो
अगर मुझे होगा तो इतने रिएक्टिव नहीं होंगे, इतना मेरे सांस में डिफरेंस नहीं आएगा, इतनी मेरे अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी अगर मुझे देंगे। लेकिन अगर एस्थमा के पेशेंट को ये अगर 2 मिनट के लिए दे दिया ना तो वो उसी टाइम उसका सांस रुक जाएगा। सो वी कैन यूज इट to diagnose the asthma when there is bronchial, to check the bronchial hyperreactivity। लेकिन इसके साथ में ब्रोंकोडायलेटर भी फौरन होना चाहिए पेशेंट को। ये ना हो कि मैं रेस्पिरेशन रेट देखूंगा, रेस्पिरेशन रेट टेस्ट करूंगा कि यार इसके सांस लेने की और सांस खींचने की मिकदार में कितनी कमी आएगी, कितनी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितनी कमी आएगी। तो अगर नॉर्मली पेशेंट को एक वैल्यू होगी यार, जो कि अभी नहीं पढ़े हम, एक नॉर्मली पेशेंट जो है, जो कि नॉर्मल पेशेंट है, उसको इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, उसके सांस में इतनी फर्क नहीं आएगी। बट द पेशेंट विद एस्थमा, उसके ब्रीथिंग रेट में या एयर आउटफ्लो या इनफ्लो करने में बहुत रेट फर्क आएगा। इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि भाई इसको एस्थमा है। तो हमें सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ बोल। इन मुतैल कोई हम यूज किस लिए करते हैं मुझे बता। देख पिलो का मैं पढ़ा ना जाऊं फिर ये इसको पढ़ा ले बाद में। यार सिंपल है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि मिथाइल कोलिन हम देंगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इस पेशेंट को एस्थमा है, सिर्फ चेक करने के लिए का यूज हाँ, दे सिर्फ कि check इसका करने अस्थमा के है लिए। या नहीं है। हाँ, नो ट्रीटमेंट के लिए नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए कि इसको एस्थमा है। तो इसे जवाब दो ना, तो मैं यही पूछ रहा हूँ। मजीद सांस खराब करेगा उसका। हाँ सही बात हाँ, है। मजीद सांस उसका खराब करेगा। हाँ, जिससे तो हमारे फिर दे दे क्यों मजीद खराब चेक करने के लिए ना। हटते बड़ा ये पे का क्यों पड़ा। पिलो का भाई। अच्छा अब आगे आ गया पिलोकार्पिन, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उधर ही ये पढ़ना। बार बार आएगा। अब इसके अंदर भी सेम यही चीज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कार्बामेट नहीं होता, मिथाइल ग्रुप होता है। कार्बामेट ना समझिए, जो उसकी कोलिन की डेरिवेटिव है इस तरह, जिसकी वजह से इसका लाइफ टाइम बहुत लॉन्ग होता है। ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स पहले बताया। इसका बेसिकली काम है पेशेंट विद ग्लाइकोमा को ट्रीट करना। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोमा क्या चीज़ है, जिसकी वजह से हमारी आई की थोड़ी नॉटमी भी थोड़ी सी रिवाइज होगी। ये आई है, ठीक है, ये इसकी ऑप्टिक नर्व है। ग्लाइकोमा बेसिकली होता क्या है? ग्लाइकोमा एक ऐसी डिजीज है ऑप्टिक नर्व को ब्लॉक करने की, या ऑप्टिक नर्व रैप्चर करने की, या ऑप्टिक नर्व में कोई मसला है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंख अंधी भी हो सकती है। आसान अल्फाज में ये है कि इट इज अ आई डिजीज इन विच देयर इज अ डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। अब इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है वो हम देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारी आंख है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है हमारा लेंस, प्यूपिल और लेंस, यहाँ अंदर लेंस ऐसे पड़ा होता है, ओके। ये हमारे सिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ओके। इस पे कंसंट्रेशन करना है यार, इस पे कंसंट्रेट करना। ये हमारे सिलरी मसल्स हैं, ये ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके नीचे मान कर अच्छा दो दोस्त पकड़ लेता हूं। अच्छा ये सिलरी मसल है, यहाँ पे ये प्यूपिल आ गया, ये आइरस है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं समझ आ गई। दोबारा बताता हूँ। ये हमारा प्यूपिल आ गया, ये सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स ये लिखे हुए हैं, सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स का क्या काम होता है कि एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो कि एक लिक्विड है, हमारी आंख के अंदर जो लिक्विड है, यानी कैसे कह लो ब्लड सर्कुलेशन, उसमें ये काम किरदार अदा करेगा। यहाँ से ना ये क्या करेगा कि एक लिक्विड, ये सिलरी मसल है, ये एक लिक्विड करेगा एंटर यहाँ पे, यहाँ से क्लोज ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड एंटर करेगा एक्वस ह्यूमर की फॉर्म में, ठीक है। अब याद रखने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ये सिलरी मसल्स और प्यूपिल और ये जो दरमियान में जो एरिया है आइरस से इधर इधर वाला, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर, ये जो आगे वाला आइरस में जहाँ पर है ना एरिया, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे रास्ता है गुजरने के लिए, ये जो एरिया है ना इसको बोलेंगे एंटीरियर चैम्बर। रिपीट करूंगा, एक बार बस गुजर जाओ कंसेप्ट से।
एंटीरियर चैम्बर। अब इसने सेक्रेशन रिलीज की, जैसे सेक्रेशन इंटीरियर चैम्बर में आई ना, तो इसने यहाँ से मूव करके बाहर आना, सेक्रेशन ने एंटीरियर चैम्बर में आना है पोस्टीरियर चैम्बर से। यहाँ पे आके ना ये पड़ा होगा ट्रैबुकुलर मेशवर्क। अब ये क्या चीज है, ये हमारा कॉर्निया आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये आइरस है, ये वाला, ये कॉर्निया है और ये आइरस है, समझ आ गई? ये आइरस है, ये कॉर्निया है, ये दरमियान में करके ऐसे करके ये पड़े हैं ट्रैबुकुलर मेशवर्क, ऐसे कह लो एक परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे पड़ी है स्लश या कह लो उसको ब्लड वेसल वेन कहेंगे, जिसने यहाँ से दोबारा ये कलेक्ट करना है और ऐसे आके ऑप्टिक नर्व में दे, वेन में दे के और आगे सर्कुलेशन होगी। ये तो एक थी नॉर्मल इसकी ब्लड सर्कुलेशन आई में कैसे होती है। दोबारा सुन लो, ये जो है ना प्रेजेंट है मसीली मसल, यहाँ से आई, ये यहाँ से ऐसे मूव करके बाहर आई और इनके अंदर से परफोरेट होके इनके अंदर से गुजर के और इस जो नर्व फाइबर यहाँ पड़ी है उसका नाम यार आई थिंक सो स्लश टाइप है, स्लैश इस तरह ही है कुछ यार, एग्जैक्ट टर्म मुझे भी नहीं आ रहा, वहाँ पड़ी है, उसने उसको कलेक्ट करना है और ऐसे यहाँ से होते होते यहाँ पे सेक्युलर और वो पड़ी है रेटिना वगैरह, वो यहाँ से मूव के आगे ऑप्टिक नर्व में चले जाएगा। अब बेसिकली जो हमारा है ना ग्लाइकोमा वाले पेशेंट के साथ क्या होता है ये पढ़ेंगे। अभी समझ आइए नॉर्मल ठीक है, ये सिली मसल से उसके ये दरमियान में लेंस था, ये सिली मसल से ये आगे आइरस आ गया था, ठीक है, ये आगे उसका कॉर्निया था, यहाँ पे ट्रैबुकुलर मेशवर्क पड़ा था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये बहुत ना था जो वापस लेके जाती है। ओके, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोमा की बेसिकली दो टाइप्स हैं, ओपन एंगल ग्लाइकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। ओपन एंगल ग्लाइकोमा और क्लोज्ड एंगल। अब जब आयरस ने सेक्रेशन की ना यहाँ पे रिलीज, वो जब यहाँ से आके यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे या एज का इफेक्ट हो सकता है या कह लो कि कुदरती तौर पे या जेनेटली तौर पे ट्रैबुकुलर मेशवर्क की जो या आर्टरी है या ट्रैबुकुलर मेशवर्क है ना वो हार्ड हुआ होगा, वहाँ से परफोरेशन लिक्विड की एक्वस ह्यूमर की नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर सारा लिक्विड अकोमोलेट हो जाएगा। इस अकोमोलेशन की वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होगा, उस प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर, वर्ड निकला आई से प्रेशर। बेसिकली ग्लाइकोमा में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। एक पेशेंट का इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब यहाँ पे हाई होगा उसको पेन भी होगी, उसको यहाँ पे नजर भी कुछ नहीं आएगा, पूरी आंख में दर्द होगी। ये क्या करेगा, जब हम उसको देंगे ना पिलोकार्पिन का ड्रॉप डालेंगे, उसने क्या करना है, इसके सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब इसके सिलरी, अच्छा ओपन एंगल, सॉरी एक चीज मिस कर गया, ओपन एंगल का मतलब क्या हुआ, हमने एंगल देखना है रेटिना में और आइरस में। ये ट्रैबुकुलर वर्क नहीं कर रहा लेकिन मौजूद है, मतलब ये है कि एंगल ओपन है, इस एंगल को देखना है, ये ओपन एंगल, तो इस वाले ग्लाइकोमा को हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा। दूसरा जो ग्लाइकोमा वो आगे बताता हूँ कि दोनों डिफरेंस क्लियर करता जाएगा। सिली मसल्स ने आके जब इसको खींचा ना, यहाँ से इसको खींचा, इस वाले को खींचा, तो यहाँ से जब ये खींचेंगे ना, ये आएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, फ्लूइड मूव करेगा। ठीक है, समझ गया। आई समझ कैसे पिलोकार्पिन ने एक्ट किया। पिलोकार्पिन ने जब सिली मसल आया, यहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, उसको लो करने के लिए जब पिलोकार्पिन दिया, पिलोकार्पिन ने सिली मसल को भी खींचा, थोड़ा सा इसको भी कॉन्ट्रैक्ट किया, पिपिल को भी कॉन्ट्रैक्ट किया। पिपिल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे नोट में इतनी क्लियर नहीं बनाई, बेसिकली होता ये सीन है कि ये आइरस है, ये पिपिल है और ये दूसरा आइरस है, बहुत कम गैप होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे आ जाएगा, इनको भी लैक्सिन मिलेगी, ये भी थोड़े से बड़े आएंगे, एंगल और बड़ा होगा और मूवमेंट में
प्रेशर उसके एक्वस ह्यूमर के मूवमेंट में आसानी होगी, वो ट्रेबेकुलर मैशवर्क से अच्छा वर्क मूव करेगा और सीधा जाएगा वेन में और वर्क होगा, प्रेशर खत्म, इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि टू लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर वी गिव द पिलोकार्पिन सो इट वर्क ऑन द ग्लाइकोमा। क्लोज्ड एंगल। अब क्लोज्ड एंगल में क्या होता है, कुछ पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कुदरती तौर पे ना, उसको कह लो जेनिटल कह लो कि कुदरती तौर पे ना उनके ना जो ये सरफेस एरिया ना, ये वाला रेटिना का वो कम होता है, इतना होता है। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह से एक तो ये वजह होती है, ठीक है, बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के कुदरती तौर पे जो ये लेंस एंड द पीपल है ये छोटे होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी ये हो सकता है कि ये जो आयरस है ना, ठीक है, और जब ये स्पेस कम होगी ये इसके साथ जुड़ा होगा, ये भी साथ जुड़ा होगा, ठीक है, इनका जो आयरस है ना वो जो जिनका क्लोज एंगल होता है उनके आयरस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, आम ऐसे हैं, ठीक है, और ये पीपल बड़ा हुआ है, उनके आयरस जो होंगे ना वो यहाँ से भी ये, यहाँ से भी ये, ठीक है, ये आगे वो बड़ा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, वो है यहाँ पे वो ड्रग मैशवर्क है ही बहुत कम है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का पता है आपको कि ये एसिटाइल कोलिन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा रिसेप्टर्स पे और उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है एसिटाइल कोलिन को डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे एक्टिवेशन करवाएंगे। जो इनडायरेक्ट है उनका काम क्या है, हमारे पास यहाँ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है कोलिन एस्ट्रेसिस। कोलिन एस्ट्रेसिस का बेसिकली काम क्या है कि वो एसिटाइल कोलिन जो कि प्रोड्यूस हो रही है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन करेगी। ब्रेकडाउन कैसे करेगी, एसिटाइल और कोलिन को ब्रेकडाउन कर देगी इनटू एसिटाइल अलग फॉर्म है, कोलिन अलग फॉर्म है। दिस कोलिन मूव्स बैक टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द साइकिल कंटिन्यूस। बट हमें यहाँ पे ये चाहिए कि हमें यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की मिकदार चाहिए ज़्यादा। इस ज़्यादा मिकदार के लिए हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो इस कोलिनेस्ट्रेसिस को डिस्ट्रॉय करेंगे। इन कोलिनेस्ट्रेसिस को डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन अपनी ओरिजिनल हालत में यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दरमियान रहेगा। जब वो ओरिजिनल हालत में रहेगा ना तो मोर द एसिटाइल कोलिन, ज़्यादा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होंगे, ज़्यादा रिसेप्टर्स पर वर्क करेंगे और बॉडी की कोलिनर्जिक एक्टिविटी यहाँ पे हाई होगी। इन दिस वे indirect acting cholinergic drugs will be divided into reversible and irreversible। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बेसिकली ऐसे चीज है। जो रिवर्सिबल है वो ये है कि एक ड्रग है मेरे पास, ये है indirect acting cholinergic ड्रग, वो आया है indirect acting cholinergic ड्रग, ठीक है, वो आया, वो आगे यहाँ पे बाइंड हो गया और उसने इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट with the passage of time 20 minutes after Wilfers 20 minutes after ये इससे अलग हो गया है। जब इससे अलग हुआ तो द न्यूरॉन की जो अपनी एक्टिविटी थी वो दोबारा वैसे ही होने लगी, कोलिनेस्ट्रेसिस ने दोबारा वैसे ही वर्क करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा ड्रग हुआ, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि इस ये जाके जुड़ा तो था, इसने इनहिबिट तो की थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अलग हो गया। तो वो मतलब ये कि वो रिवर्स, उसने एंजाइम की एक्टिविटी को रिवर्स कर दिया, वो दोबारा एंजाइम की एक्टिविटी वैसे ही पुरानी हालत में आ गई है, वो दोबारा उसको ब्रेक डाउन करेगी। तो कुछ हमारे पास ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब कि वो आगे जुड़े हैं, एक दफा जुड़े हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए परमानेंटली दे ब्लॉक द एंजाइम। अब हम चलते हैं पहले इरिवर्सिबल की तरफ, क्योंकि वो शॉर्ट सा छोटा सा है, वो इजीली आप ज़हन में बैठ जाएगा। अच्छा, इरिवर्सिबल के 4 मेन ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं एट दिस टाइम, आइसोफ्लोराफेट, इकोथायोफेट, मेलाथायोन और पैराथायोन। बेसिकली रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इजी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंस। नोट कर लें प्लीज, इंक्रीज माई एनर्जी।
ये मैंने खुद ही बनाया, प्लीज इंक्रीज माई एनर्जी पैराथायोन, आइसोफ्लोराफेट, माई एनर्जी मैलाथायोन और इकोथायोफेट। ओके, ये सेंटेंस जेन में होगा तो ये चारों ड्रग्स जेन में रहेंगे। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। ये ना ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मतलब ये कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि आजकल इंसेक्टिसाइड्स में या मिलिट्री के यूजेस में भी आ रहे हैं। क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? इस वजह से क्योंकि ये है इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि अगर एक इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग आके कोई एनेस्थेसिस पे अटैच हो गया और उसने इसकी एक्टिविटी को इनहेबिट कर दिया, उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे बॉडी की कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा हाई होगी ना तो हमें सबको पता है कि यार कोलिनर्जिक ड्रग्स के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो डंबल्स के नाम से याद करेंगे अभी हम, ठीक है। उसमें ब्रेडिकार्डिया भी है, हमारा सांस रुक जाएगा, ब्रेन की स्टिमुलेशन इतनी तेज होगी कि हमें ये डेथ भी काज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट जहां जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ड्रग्स जोन से होते हैं ना इरिवर्सिबल, मैं बात कर रहा हूँ इरिवर्सिबल जोन से हैं। इनके साथ ना इरिवर्सिबल, इनके साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है, ठीक है। इन ड्रग्स के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। ये दोनों जाके कोई एनेस्थेसिस पे मिलते हैं और उसको इनहेबिट कर देते हैं, ठीक है। बट कुछ देर के बाद ये अल्काइल ग्रुप जो सा है वो इस एंजाइम और ड्रग से अलग हो जाता है। दोबारा सुनो, इरिवर्सिबल ड्रग है, उसके पास अपना एक अल्काइल ग्रुप है, उसके पास अपना एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। वो अल्काइल ग्रुप जाके एंजाइम से जुड़ेगा और 30 मिनट एक एवरेज टाइम है, 30 मिनट बाद वो एंजाइम से डिटैच हो जाएगा, एंजाइम से अलग हो जाएगा, ठीक है। जब वो एंजाइम से अलग होगा ना उसके बाद एंजाइम पूरी जिंदगी के लिए रिवर्सिबल नहीं हो सकता, परमानेंटली ब्लॉक्ड। बट एक सिचुएशन अब है, अब 30 मिनट के बाद वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया जब अल्काइल ग्रुप निकल गया। जब अल्काइल ग्रुप था तब हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है अगर एक सुसाइड केसेस होते हैं, अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं घर में इंसेक्टिसाइड्स या कोई भी पेस्टिसाइड्स की मेडिसिन पड़ी होती है वो टेक कर लेते हैं, ले लेते हैं और वो आ जाते हैं पेशेंट की जी ये सुसाइडल केस है और इसने जो है इंसेक्टिसाइड ले ली हैं। तो उसमें पेशेंट ने ये 4 चीज़ें ली होती हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी ड्रग हो सकता है। अब वहाँ पे हम पेशेंट को बचा सकते हैं विद द यूज ऑफ ड्रग। एक ड्रग होता है उसे बोलते हैं एंटीडॉट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंटीडॉट ड्रग्स होते हैं, एंटीडॉट ड्रग्स। इसमें से मेन ड्रग जो है जो हम यूज करते हैं अक्सर औकात वो है प्रालिडोक्साइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अल्काइल ग्रुप मौजूद था, डिटैच नहीं हुआ था, अगर हम पेशेंट को प्रालिडोक्साइन दे दें तो हम उसकी लाइफ सेव कर देंगे। गॉट इट? जब अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एजिंग। तो हमसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि एजिंग से पहले पहले तक हम कौन सा ड्रग देंगे जिसकी वजह से पेशेंट को हम बचाया जाए। ऊपर एक पूरी स्टेटमेंट होगी कि पेशेंट के लेकर आया दिस एंड दैट, वो उसने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लिए और वो आया और एजिंग नहीं, या एजिंग हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इम्पॉसिबल है उसको रिवर्स करना। लेकिन अगर एजिंग का प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, अल्काइल ग्रुप रिमूव नहीं हुआ हुआ, तो हम प्रालिडोक्साइन दे के पेशेंट को बचा सकते हैं। तो आजकल ये मिलिट्री में गैसेस के तौर पे और मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्टिसाइड वगैरह में ये पाया जाता है, जिसको हम खत्म कर सकते हैं प्रालिडोक्साइन से, उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, बट एजिंग के यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर। इसलिए कहते हैं यार ये अगर आधे घंटे से पहले आ जाता तो शायद ये बच जाता इन सुसाइडल केस में। अब
ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी इरिवर्सिबल के बारे में। थोड़ा सा रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। इरिवर्सिबल में 4 ड्रग्स हैं, प्लीजिंग, प्लीजबाइंडरी, आइसोफ्लोराविर, इकोथायोपेट, पैराथायोन और पैराथायोन। इन चारों को ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कहते हैं। ये इरिवर्सिबल होती हैं। इनमें अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। अगर अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाए उस प्रोसेस को एजिंग कहते हैं। इस रिमूव होने से पहले हम प्राइलोडाक्साइन दे के एंटीडोट दे के हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिवर्सिबल पे। रिवर्सिबल में 4 ड्रग्स हैं जिनको हम बोलते हैं फाइलोस्टैगमाइन, नियोस्टैगमाइन, पाइरिडोस्टैगमाइन और एड्रोफोनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे हम डिटेल भी पढ़ेंगे। इसमें जो लाइन आपने याद करनी है ना, वो याद रखो, पेरेंट्स नीड प्रॉपर एजुकेशन। Our parents also need that. Parents need proper education. हमारे पुराने थोड़े से चेंज थे, but now parents need proper education. So, phylostigmine, neostigmine, pyridostigmine और एड्रोफोनियम. These are 4 drugs which are important in reversible type of indirect acting cholinergic drugs. पहले हम बात करेंगे फाइलोस्टिग्मिन। पहले सरसरी साइड पे निगाह डालते हैं। एक चीज याद रखना, मैंने ये तरतीब क्यों लगाई है, उसकी एक वजह है आसानी के लिए। जो पहला ड्रग है ना फाइलोस्टिग्मिन, ये अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड मीन प्लांट से ड्राइव हो सकता है, ठीक है। बाकी जो 3 है ना, ये सिंथेटिक है, यानी कि हम खुद बनाते हैं विद इन लेबोरेटरी। फाइलोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम। फाइलोस्टिग्मिन अल्कलॉइड है और टर्शियरी अमाइन है, कार्बोमेट को भी छोड़ दें, टर्शियरी अमाइन है। बाकी तीनों क्वार्टरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन का क्या मतलब होता है? टर्शियरी अमाइन का मतलब ये है कि ये लेस पोलर है। अब मैं चीज यहाँ करने लगा ना, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेस पोलर है, मोर लिपिड सॉल्युबल है, लेस पोलर वाज मोर लिपिड सॉल्युबल वाज। लिपिड सॉल्युबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। अगर ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या है, जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं ये क्रॉस कर गया, पेनिट्रेट कर गया, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ साथ हमारे सीएनएस को भी स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। वापस आते हैं। फाइलोस्टिग्मिन अल्कलॉइड है, टर्शियरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन का मतलब है लेस पोलर है, मोर लिपिड सॉल्युबल है। मोर लिपिड सॉल्युबल है मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में जाएगा, हमारे सीएनएस की स्टिमुलेशन करेगा, ठीक है। और कार्बामेट है। कार्बामेट बेसिकली ये पहले 3 है, ये भी सी लिखा है, ये भी सी लिखा है, इसका मतलब कार्बामेट है। इनकी थोड़ी सी आगे जाकर बताता हूँ, इतना कंफ्यूज ना हो जाए, पहले ये 2 चीजें याद रखो। अल्कलॉइड है, प्लांट से ड्राइव हुआ है, और टर्शियरी अमाइन है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा। बाकी तीनों क्वार्टरनरी अमाइन है, यानी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जाएंगे। ये मोर पोलर होंगे, लेस लिपिड सॉल्युबल होंगे, ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम फाइलोस्टिग्मिन को प्रॉपर पढ़ते हैं। फाइलोस्टिग्मिन बी, एक हमने पहले ड्रग पढ़ा था जो बाउल और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहा था, विच मीन बथेनिकोल। बथेनिकोल एक्ट करता है बाउल और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन में, ये भी एक्ट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि ये साथ सीएनएस भी स्टिमुलेट करेगा, सीएनएस भी स्टिमुलेट करेगा। ये जो बथेनिकोल था वो सिर्फ बाउल और ब्लैडर मूवमेंट में कर सकता है, वो अच्छा है, लेकिन ये भी यूज होता है, वी कैन गिव इट आल्सो। सेकेंडली इसका यूज है ग्लाइकोमा में, सेम वही प्रोसीजर, कंट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स और कंट्रैक्शन ऑफ द पीपल। तो हम बेसिकली ना, जो हम डॉक्टर्स हैं ना, वो फाइलोस्टिग्मिन और पिलोकार्पिन इकट्ठे देते हैं। उसकी वजह क्या है कि डॉक्टर जब आप एक पेशेंट को देखते हैं ना, ग्लाइकोमा उस पर ज्यादा एक्ट कर रही है, उसकी थोड़ी सी क्रोनिक स्टेज है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको भी खत्म कर रहे होते हैं और साथ साथ इसको भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो बोथ जब देंगे ना तो एक अच्छा वर्क करेगा। In the case of glaucoma, we can also give phyllostigmine plus pilocarpine. It will affect more efficiently. So, तीसरी बात वही मुझे पहले बता चुका हूँ, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर सो स्टिमुलेट द सीएनएस आल्सो। एक साइड इफेक्ट भी है, लेकिन अच्छा भी है, इसलिए हमें चाहिए होता है। जैसे इसका अब कैसे बताता हूँ, एट्रोपिन जो होता है ना, एट्रोपिन, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ये है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। अगर एट्रोपिन एक पेशेंट ने ज्यादा ले लिया है,
ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम देंगे फाइलोस्टैग्मीन, क्योंकि एट्रोपिन भी एक ऐसा ड्रग है जो सीएनएस में चले जाता है। तो अगर इसकी जगह पे हम नियोस्टैग्मीन देंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो सीएनएस पे जाके नहीं इफेक्ट करेगा। तो हम एट्रोपिन की जगह पे फाइलोस्टैग्मीन इस वजह से देंगे इसके रिवर्सिबल करने के लिए, क्योंकि दोनों सीएनएस में अब्जॉर्ब होते हैं, दोनों एक्टिविटी अपनी नॉर्मल कर देंगे, प्लस माइनस सेम कर देंगे। ठीक है, ये तीन इसके हैं फाइलोस्टैग्मीन के, बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रैक्शन, ग्लाइकोमा में यूज हो सकता है और ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करके सीएनएस में कर सकता है और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बात करते हैं नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन एक ऐसा ड्रग है जो दो तरह की एक्टिविटीज करता है। इसका एक बेसिक काम तो ये है ही है ना कि इसने कोई नेस्टेजेस को डिस्ट्रॉय करना है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जो हम डायरेक्ट एक्टिंग में पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग का काम यही होता है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना। तो इसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि नियोस्टिग्माइन डायरेक्ट के साथ साथ लिटिल बिट इनडायरेक्ट के साथ साथ लिटिल बिट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक भी है, ऐसे ही है। यही लिखा हुआ है, ब्लॉक कोलिनेस्टेसिस प्लस एक्टिवेट द निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, इसकी नो सीएनएस स्टिमुलेशन बिकॉज ऑफ द quaternary amine, so there is no, it is more polar and more lipid soluble, less lipid soluble, and that's why CNS स्टिमुलेट ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं होगा और CNS स्टिमुलेशन नहीं होगी और ना ही गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन होगी, क्योंकि गैंग्लिया जो होते हैं ना हमारी बॉडी के, गैंग्लिया क्या है, नर्व सेल्स हैं, ब्रेन के नर्व सेल्स और ब्रेन की नर्व और नर्व सेल्स दोनों मिलके और एक गुच्छा सा बना देते हैं, उसको गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब गैंग्लिया जो होता है ना, ये मिसाल में गैंग्लिया है कि ये नर्व एंडिंग आ रही है, इसके इर्द गिर्द फैट्स होती हैं। ठीक है, जो क्वाटरनरी अमाइन होगा वो जब फैट्स को सोल्यूबल ही नहीं है फैट्स, तो वो कैसे जाएगा गैंग्लिया पे एक्ट करेगा। ये बेसिकली बात है कि नो गैंग्लिया स्टिमुलेशन। लेकिन इसका काम जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जिसको हम बोलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस, उसमें है। ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये जो वर्ड है ना मिस्थीनिया, ये वीक से निकला है और ग्रेविस मीन वेरी सीरियस वीक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो पेशेंट होता है वो हो सकता है वो अपना आंख ब्लिंक ना कर पाए, इतनी उसमें वीकनेस हो जाती है ऐसा ऐसा। ठीक है, इसमें बेसिकली जो इसका प्रोसीजर है ना वो कुछ इस टाइप का है कि हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज होती है ना, तो ये बेसिकली एक ना ऑटो इम्यून एंटीबायोटिक डिजीज है जो मिस्थीनिया ग्रेविस है ना, ये करती है। ये हमारे पास प्रीसिनेप्टिक सेम वही सीन आ गया, ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक आ गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ये यहाँ पे आ गए स्टाइलकोलिन आ गए और ये रिसेप्टर्स आ गए, ये हमारा एंजाइम आ गया। इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है ना वो ऑटोमेटिकली आके, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो हमारी इम्यूनिटी की वजह से वो आके यहाँ पे आके अटैच हो जाती हैं और ब्लॉक कर देती हैं रिसेप्टर को। इन दिस वे जब हमारे मसल्स में या हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब एक एंटीबॉडी आके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, एसिटाइलकोलिन कहाँ एक्ट करेगा, तो वो एक्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस होती है। देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एसिटाइलकोलिन आके लगना था, आगे आके एक्शन पोटेंशियल होना था, वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती थी मसल की, वो नहीं हो पाई क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज ने आके ऑटो इम्यूनिटी दिखा दी है। ठीक है, एंड ब्लॉक्स द या डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर। अब इसमें क्या होता है कि मिस्थीनिया ग्रेविस में ये जब हम नियोस्टिग्माइन देते हैं ना, वो क्या करेगा, वो जाके इसको करेगा डिस्ट्रॉय, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे जितनी एसिटाइलकोलिन जितनी ज्यादा होगी वो एंटीबायोटिक से लड़के और अपनी जगह बना लेगी बाकी रिसेप्टर से लाके, और पेशेंट को कुछ इफेक्ट मिलेगा, कुछ एनर्जी मिलेगा और वो बहुत वीक से कुछ उसका फर्क मिलेगा और वो थोड़ा सा चल फिर पाएगा। दोबारा सुन लो,
मिस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है एंटीबायोटिक्स की। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पोस्ट सिनेप्टिक वो है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाती हैं और रिसेप्टर्स को वीक कर देती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो हमारा जो ये नियोस्टिग्मीन है वो जाके इनको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर ये भी प्रेजेंट हो, वो स्टाइलकोलिन को भी खाएं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल कोई जीरो हो जाए और हमारी जो जितनी वीकनेस है बॉडी में वो मजीद बढ़ जाए, यानी कि मिस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट वाले की। लेकिन वो इसको डिस्ट्रॉय करती है, स्टाइलकोलिन की यहाँ पे मकदार हाई करती है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर रिसेप्टर्स पे कुछ इफेक्ट डालते हैं और कुछ एक्शन पोटेंशियल पेशेंट का वापस आता है और इन दिस वे उसकी जो वीकनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्थीनिया ग्रेविस में हम नियोस्टिग्मीन को यूज कर सकते हैं। एक और कंडीशन है जिसमें वीकनेस होती है, वो भी मैं करता हूँ, उसका नाम है, नाम कहाँ से डाला। दो पेशेंट से आपने उनको अपने घर बुलाया खाने पे, ठीक है, दोनों क्या लगा लैम्प बताइए आपको, गोश्त उसके रखती है। मिस्थीनिया ग्रेविस वाले को पेशेंट को आपने, एक पेशेंट जो मिस्थीनिया ग्रेविस वाला था वो क्या करेगा, वो पहले थोड़ा सा तेज खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो, एक टाइम आएगा वो उठा नहीं पाएगा, इतनी उसको वीकनेस होगी। जो दूसरा पेशेंट होगा ना वो क्या करेगा, पहले स्लो खा रहा होगा लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा तेज आने लग जाएगा। तो वहां से उसका नाम डाला हुआ है ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये दो तरह की वीकनेस है, दोनों वीकनेस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी होगी, लेकिन इसमें पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ऑटो इम्यूनिटी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कौन से चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल्स। इसमें क्या करेगा, जाके ये कैल्शियम चैनल ये पड़े हैं ना, यहाँ पे जाके एंटीबायोटिक अटैच हो जाएगी और क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन को बाहर नहीं मूव होने देगी। जब एसिटाइलकोलिन बाहर नहीं मूव होगी, सेम इज द केस, नो एक्शन पोटेंशियल, वीकनेस ऑफ द मसल, ठीक है। इसमें भी ये जो नियोस्टिग्मीन देंगे हम, वो जाके इसको करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और इसको जब डिस्ट्रॉय करेगा यहाँ पे कुछ मिकदार में एसिटाइलकोलिन जमा होना शुरू हो जाएगा और दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई दिस पेशेंट इज स्लो इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली बिकम फास्ट, बट मिस्थीनिया ग्रेविस इज फास्ट फ्रॉम स्टार्ट बट स्लोज डाउन। इसकी वजह ये है कि हमारा जब मिस्थीनिया का पेशेंट है ना, वो जब यहाँ पे आके इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आके मिस्थीनिया ग्रेविस वाले को एंटीबॉडी यहाँ पे लग रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या सीन होगा कि वो सारी एंटीबॉडी लगेंगी और इसको परमानेंटली ब्लॉक करेंगी, ठीक है। वो क्या नाम है, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा उसमें। इसमें कैल्शियम वाले केस में क्या होगा कि एक ब्लॉक हुआ होगा, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा कैल्शियम आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि वो एफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम अंदर आ जाएगी जो एसिटाइलकोलिन को पुश कर पाएगी बाहर। तो स्टार्ट में बिल्कुल कैल्शियम नहीं था, तो तब बिल्कुल कम थी यहाँ पे, बिल्कुल कम यहाँ पे मिकदार थी एसिटाइलकोलिन की, जिसकी वजह से हमारी मसल की वीकनेस ज़्यादा थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कैल्शियम बिकम एफिशिएंट इन एफिशिएंट अमाउंट एंड इट विल cause the same normal process and acetylcholine will become and this will, इतना कोई conceptual नहीं है। मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मिस्थीनिया ग्रेविस और ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम जो कि कैल्शियम चैनल्स की वजह से होता है, उस पर आके एंटीबॉडी लगती हैं, इन दोनों में हम नियोस्टिग्मीन देंगे। दैट्स द मेन पॉइंट। ये दो चीज़ें याद रखनी है मिस्थीनिया ग्रेविस और ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम में। अब बात करते हैं पाइरिडोस्टिग्मीन में। पाइरिडोस्टिग्मीन सेम प्रोसेस है, सेम लाइक नियोस्टिग्मीन, बस डिफरेंस क्या है कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि नियोस्टिग्मीन 3 से 4 घंटे के तक वर्क करती है, तो पाइरिडोस्टिग्मीन 4 से 8 घंटे तक। और इसका मतलब ये है कि अगर नियोस्टिग्मीन की 2 गोलियां देनी है तो पाइरिडोस्टिग्मीन की 1 गोली देनी है, इट विल वर्क गुड।
और दूसरी बात ये एक ही बात है, क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सवाल आता है क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, so we will choose पाइरोस्टिग्मीन instead of नियोस्टिग्मीन। ये बस डिफरेंस है दोनों में। अब बात आती है एड्रोफोनियम में। एड्रोफोनियम जो है ना, द वर्ड फोनियम मीन फेक, फेक। ये ड्रग फोनी पर्सनैलिटी रखता है। जैसे मैंने बताया कि ये, अब मैं बताता हूँ कार्बामेट और क्यों लिखा था यहाँ पे। मैंने पहले भी डायरेक्ट में बताया कि कार्बामेट जो है ना वो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हाफ लाइफ को इंक्रीज करता है। ड्रग की जो हाफ लाइफ है, यानी कि ड्रग की जो एक्टिंग एबिलिटी है, वो ज़्यादा देर तक बढ़ाता है। ये तीनों कार्बामेट है, ये अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक जल्दी डिटैच हो जाता है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाता है। उसका बोन जो है वो जल्दी रिमूव हो जाता है, ये कह लो। तो जो एड्रोफोनियम है ना, ये 5 से 20 मिनट तक सिर्फ एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसके यूज इंपॉर्टेंट है। यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये टेंसिलोन टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट क्या है? टू चेक द पेशेंट इज वेदर हैविंग मिस्थीनिया ग्रेविस और नॉट। एक पेशेंट है, उसको हो सकता है और कोई वजह हो, या उसने कोई काम किया हो भारी, ठीक है, उसको मसल वीकनेस हो, या उससे कोई इतनी वीकनेस हो वो किसी उठा ना सकता हो, ठीक है, लेकिन उसको हमें लग रहा हो कि यार इसको मिस्थीनिया ग्रेविस है, और हम उसको अगर गलती से पाइरोस्टिग्मीन या नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन दे दें जो कि उसके सीएनएस की भी स्टिमुलेशन करा दे, तो वो तो गया ना, डायरिया में, यूरिनेशन में, मसल वीकनेस में, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में, सारों में गया ना, क्योंकि उसको तो है ही नहीं था मसल मिस्थीनिया ग्रेविस। लेकिन अगर एक पेशेंट आता है जिसको मिस्थीनिया ग्रेविस था, तो उसको हम एड्रोफोनियम इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे 5 से 20 मिनट के अंदर उसकी देखेंगे उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो ऐसे आया था, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इतना उसको फर्क पड़ेगा। तो ये पता चल जाएगा यार इसको मिस्थीनिया ग्रेविस है। फिर हम डोज स्टार्ट करेंगे उसकी वीआर नियोस्टिग्मीन और पाइरोस्टिग्मीन। तो ये चेक करने के लिए कि पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं, हम उसको एड्रोफोनियम इंजेक्ट करेंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है इस टाइम टेंसिलोन टेस्ट के लिए। टेंसिलोन का वो इंजेक्शन होता है, वो लगाते हैं, तो वो 5 से 15-20 मिनट के लिए ना आपको एक्टिव कर देता है। अगर वो एक्टिव कर दिया तो उसका मतलब है कि मिस्थीनिया ग्रेविस है। अगर वो नॉर्मल है, बॉडी नॉर्मल हुई है, या जैसे लगाया आंखों से पानी निकलने लग गया, सलाइवा बनने लग गया, दिल की धड़कन कम हो गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे मिस्थीनिया ग्रेविस नहीं था, किसी और वजह से कमजोरी थी। ये चेक करने के लिए हम एड्रोफोनियम देते हैं। अब 2 पेशेंट आए हैं हमारे पास, दोनों को वीकनेस है, और दोनों हमसे ना, मेरे से ही पहले, मिसाल जब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास 2 पेशेंट आए, दोनों को वीकनेस है, और दोनों मेरे से ही मिस्थीनिया ग्रेविस की मेडिसिन लेके गए थे। मुझे पता है कि दोनों को मिस्थीनिया ग्रेविस है, लेकिन दोनों आए हैं, मैंने तो पूछा आप मेडिसिन ले लो, कहते हैं हाँ ले रहे हैं, ड्रग्स प्रॉपर ले रहे हैं, नियोस्टिग्मीन में ट्रीट करा था उनको, नियोस्टिग्मीन प्रॉपर वो ले रहे हैं, बट दोनों को वीकनेस है अभी भी। अब मुझे ये पता कराना है कि यार ये इनको क्या, 2 तरह की टर्म्स होती हैं, दोनों समझाता हूँ। एक है मिस्थीनिया क्राइसिस। मिस्थीनिया क्राइसिस का मतलब पता क्या है? जो एंटीबॉडीज है ना, वो कभी भी 1 ही या 2 या 3, यानी कि ये फ्लक्चुएट करती रहती है। ऑटोइम्यूनिटी जो हमारी होती है ना, कभी एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, कभी 3 पे हो जाती है, कभी 4 पे, यानी कि मुख्तलिफ अमाउंट पे, कभी बिल्कुल कम हो जाती है। मिस्थीनिया क्राइसिस में क्या होता है कि एंटीबॉडी जो सी है ना, वो ज़्यादा पे अटैच हो गई होती है, मतलब कि सारों पे लगा लो। इसमें जब मैं नियोस्टिग्मीन दे रहा हूँ, तो क्या वो एक्ट करेगी? वो नहीं एक्ट करेगी। मसल की वीकनेस वैसे ही है, क्योंकि एंटीबॉडी ने हर एक पे अटैच हो गई है। इसकी वजह से इस पेशेंट को मिस्थीनिया क्राइसिस, यानी कि उसकी एंटीबॉडी की मिकदार उसमें ज़्यादा, एंटीबॉडी की ऑटोइम्यूनिटी ज़्यादा हुई है, ऑटोइम्यूनिटी ज़्यादा हुई है। तो इसको हम क्या करूँगा, इसको मैं नियोस्टिग्मीन की मिकदार बढ़ा दूंगा इस पेशेंट पे। अब बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ, एंड में बताऊंगा, पहले वो कोलिनर्जिक क्राइसिस समझा दूँ। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है कि इसमें क्या हुआ कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जो सी ऑटोइम्यूनिटी हमारे पे अच्छा टाइम है, एंटीबॉडी ऑटोइम्यूनिटी हमारी कम हुई है, यानी कि इसमें जितने भी हुई थी ऑटोइम्यूनिटी वो खत्म होगी,
ठीक है, जब हम इसमें फिर भी न्यूरोस्टिग्मिन दे रहे हैं, उसने ब्लॉक कर दी, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो गई, उसने अपने ही रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसको कहते हैं डिसफंक्शन कर देना। जब ज़्यादा एसिटाइलकोलिन हो जाएगी ना तो वो भी रिसेप्टर्स को डिसफंक्शन कर देगी। इसमें जब डिसफंक्शन किया, इस पेशेंट में वीकनेस है। पेशेंट तो दोनों इस मिस्थीनिया ग्रेविस के थे, दोनों में वीकनेस है, लेकिन एक को कोलिनर्जिक क्राइसिस है, एक को मिस्थीनिया क्राइसिस है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है या इसको मिस्थीनिया क्राइसिस है? ये चीज समझने के लिए भी हम एड्रोफोनियम देंगे। क्यों? एड्रोफोनियम जब मिस्थीनिया क्राइसिस वाले पेशेंट को देंगे ना तो वो पेशेंट अगर उसकी वीकनेस थी वो एक्टिव हो जाएगा सेम, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। जब ज्यादा इफेक्ट कर रही थी तो हमने उसको एड्रोफोनियम दिया, वो उसने जाके ब्लॉक किया तो वो एक्टिव हो गया। लेकिन जब हम कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट को देंगे एड्रोफोनियम, उसके अंदर ये चीजें ज्यादा होने लग जाएंगी। ऑफ कोर्स हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए ताकि हम उसको स्टेबल करें जल्दी, लेकिन हम चेक करने के लिए जब उसको ये देंगे तो उसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी, कोलिनर्जिक एक्टिविटीज बढ़ने लग जाएंगी। हम क्या करेंगे, उसकी जितने भी डोजेज हैं उसको स्टॉप कर देंगे कि यार इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है, और इसको बता देगा इसको मिस्थीनिया क्राइसिस है, उसके लिए भी हम एड्रोफोनियम दे के चेक करेंगे और उसकी न्यूरोस्टिग्मिन की मकदार बढ़ा देंगे। दिस इज आवर टॉपिक।